हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो मौर्य काल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह पहले पार्ट 1 जरूर देख ले। मौर्य काल से संबंधित इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो जानकारी के स्रोत है, जिनमें हमने पुरातात्विक स्रोत भी देखे और साहित्यिक स्रोत भी देखे। साहित्यिक स्रोत में हमने क्रमशः देखा जो अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की रचना है, उससे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। फिर हमने इंडिका देखी जो मेगास्थनीज की एक महान रचना मानी जाती है, उससे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। फिर हमने विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देखी। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म ग्रंथ आदि से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर साहित्यिक स्रोत में हमने इन स्रोतों के बारे में जाना। उसके बाद हमने पुरातात्विक स्रोत में देखा था कि किस प्रकार जो अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि जो है, उससे भी हमें मौर्यकालीन सभ्यता संस्कृति का पता चलता है। वहीं हमने वहाँ के जो पुरातात्विक खुदाई से मृद भांड और महल, प्रासाद आदि के जो अवशेष मिले, उससे भी हमें उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसके जानकारी के स्रोत थे, जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों को हमने जाना। उसके बाद हमने देखा था इस काल के जो महान शासक हुए, जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जीवन से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। फिर उनके जो पुत्र हुए बिंदुसार, उनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना। फिर उनके जो पुत्र हुए अशोक, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने जाना। और आज इस वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन जो मौर्य आर्थिक अवस्था है और इसकी जो मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था है और मौर्यकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक जो अवस्था है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो आर्थिक अवस्था है किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी साम्राज्य की, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी आर्थिक अवस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जो हर अवस्था को परावर्तित करने की क्षमता रखती है। मीन्स आर्थिक क्षेत्र के विकास के अनुसार ही सामाजिक विकास भी होता है और इसके अनुसार ही धार्मिक और राजनीतिक विकास भी होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है, अर्थ जो है, किसी भी राष्ट्र, समाज और सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसको इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि गांव को ले लीजिए। गांव की प्रति व्यक्ति आय कम होती है और वहां का तो रहन सहन, सामाजिक स्तर भी निम्न कोटि का होता है, निचले स्तर का होता है। वहीं अगर हम लोग किसी नगर के प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक स्रोत को देखेंगे तो वो अच्छा होता है, तो वहाँ सामाजिक स्तर भी अच्छा होता है। वहीं अगर हम लोग महानगरों में जाते हैं तो एक आम शहर से महानगरों की स्थिति इससे भी बेहतर देखने को मिलती है। अगर हम लोग यूरोप और अमेरिका के शहरों को देखते हैं तो वो हमारे भारतीय महानगरों से भी बेहतर देखने को मिलती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण कह सकते हैं कि आर्थिक अवस्था, यानी जहाँ अर्थ अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, वो सभ्यता, वो साम्राज्य अधिक विकसित रहेगा। वहाँ सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, वहाँ राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी और वहाँ धार्मिक स्थिति भी अच्छी होगी। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक अवस्था हर अवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो आइए हम लोग मौर्य काल से संबंधित जो आर्थिक अवस्था है, सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रहता है, यानी कि मौर्य काल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हालांकि वहाँ पशुपालन भी होता है, वहाँ व्यापार भी होता है, लेकिन वहाँ अर्थव्यवस्था का आधार कृषि माना जाता है। दोस्तों, हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि वहाँ के लोगों का व्यवसाय पशुपालन था और चूंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है 1000 BC के आसपास,
तो वहाँ पे क्या होता है, लोहे की खोज की वजह से जो पूर्व वैदिक काल में लोगों का जीवन पशुपालन पर आधारित था, वहीं लोहे की खोज की वजह से क्या होता है कि जो पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बन गई, क्योंकि जो लोहे की खोज की वजह से हल फाल आदि का निर्माण होने लगा बड़े पैमाने पर। इससे कृषि में एक अभूतपूर्व वृद्धि और परिवर्तन हुआ। तो इस वजह से उस काल से ही कृषि में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस काल तक यानी मौर्य काल तक कृषि की जो हालत थी, स्थिति थी, और बेहतर और अच्छी हो गई थी। तो ये जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है ये पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। यहाँ जो जनता है, जनसाधारण है, वो जो कृषि का भाग होता था कर के रूप में राजा को देते थे। उस कर की प्राप्ति के अनुसार ही राजा जो है अपने राजकाज, अपने साम्राज्य की देखभाल करता था, उसका विस्तार करता था, उसको चलाने का प्रयास करता था। तो ये कृषि की जो उपज का भाग जो कर के रूप में राजा को जनसाधारण के द्वारा दिया जाता था, तो ये कर का भाग 1/6 और 1/4 था। मीन्स कहीं कहीं ये 1/6 देखने को मिलता है और कहीं कहीं यह 1/4 देखने को मिलता है। यानी जो जनसाधारण कृषि की उपज करते थे उसको 6 भागों में बांटा जाता था, उसका एक भाग जो है वह राजा को कर के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था मौर्यकालीन साम्राज्य में देखने को मिलती है। और ये जो कर थे ये कई प्रकार के कर होते थे, यानी राजा के द्वारा जो कर जनसाधारण पर लगाया जाता था, तो ये कई प्रकार के कर होते थे, जिनमें भाग, बलि, प्रवेश, निष्काम्य, हिरण्य, प्रणय आदि कर के नाम से ये कर जाने जाते थे। भाग और बलि जिसमें ये साधारण कर है जो हम लोग वैदिक काल से देखते आ रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रवेश कर है, ये प्रवेश कर उस कर को कहा जाता था। मीन्स वहाँ पर जो है आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। तो जो बाहर से जो आयातित वस्तु होती थी, जो व्यापार के लिए बाहर के लोग यहाँ भारत में व्यापार करते थे, तो उन वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था वो प्रवेश कर कहलाता था। वही जो निष्काम्य कर है उस कर को कहा जाता था। मीन्स जो भारत से जो वस्तुएं व्यापार के लिए निर्यात की जाती थी बाहर दूसरे देशों में, तो उस पर जो कर लगता था उस कर को निष्काम्य कर कहा जाता था। वही जो हिरण्य कर है, ये हिरण्य कर उस कर को कहा जाता है मीन्स जो मुद्रा के रूप में दिया जाए। मीन्स ये जो भाग और बलि है ये तो आप फसल के यानी अपनी उपज का जो एक भाग होता था वो राजा को दिया जाता था, किंतु ये जो हिरण्य कर था इस कर को सिर्फ मुद्रा के रूप में दिया जाना होता था। वही जो ये प्रणय कर है ये आपातकालीन कर कहलाता था। मीन्स संकट की अवस्था हो, युद्ध की स्थिति हो, इस प्रकार की जब भी स्थिति देश में होती थी तो उस पर उस समय जो कर लगाया जाता था उस कर को प्रणय कर कहा जाता था। यानी कुल मिलाकर इतने प्रकार के जो कर है वह राजा के द्वारा जनसाधारण पर लगाया जाता था। और इस कर की प्राप्ति के अनुसार ही राजा अपने राजकाज की देखभाल करता था, उसके कार्य संचालन, उसके समृद्धि, उसके विकास का प्रयास करते थे। अब हम लोग इस मौर्य काल के व्यापार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार देखने को मिलते हैं। मीन्स यहाँ पर भारत के अंदर भी व्यापार होता था और भारत के बाहर भी व्यापार होता था। मीन्स दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, यूनान वगैरह से भी इसका व्यापार चलता था। तो यहाँ आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार देखने को मिलता है। और विशेष करके यहाँ जो व्यापार है वो वस्त्रों के उत्पादन से संबंधित व्यापार होते थे। इन वस्त्रों में सूती, मलमल, रेशम वस्त्र आदि का निर्माण प्रधान माना जाता था और इनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा मोती, हाथी दांत आदि का भी इस्तेमाल व्यापार के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था। और इन व्यापार के लिए कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे, जिन व्यापारिक केंद्रों में भरूच, तक्षशिला, काशी, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी ये सब प्रमुख व्यापारिक नगरें उस समय की थी। इन व्यापारिक नगरों में ये जो भरूच है ये गुजरात में स्थित है, यह एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। वहीं जो यह ताम्रलिपि है जो कि बंगाल में स्थित है, यह भी बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था। तो कुल मिलाकर जो व्यापार की स्थिति हम लोग उस काल में कह सकते हैं कि कृषि के समान ही व्यापार की स्थिति भी ठीक ठाक थी, संतोषजनक थी।
तो ये दोस्तों हम लोगों ने कुल मिलाकर मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था देखी, जिसमें हमने कृषि देखा, व्यापार देखा, जहां आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार थे और कृषि की हालत भी अच्छी थी, संतोषजनक थी। आगे हम लोग मौर्यकालीन समाज के बारे में यानी मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मौर्यकालीन समाज जो है अर्थशास्त्र और इंडिका के अनुसार, चूंकि ये अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों एक समय की पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र और इंडिका में जो वर्णन किया गया है मौर्यकालीन समाज के बारे में, तो वो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार, जिसकी रचना चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और गुरु भी थे, तो उनके अनुसार जो है अर्थशास्त्र में 4 वर्गों में इस समाज को यानी भारतीय समाज को 4 वर्गों में विभाजित करके देखा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के लोग थे। यानी यह वर्ण व्यवस्था हमने वैदिक काल से ही देखा था और वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस काल तक भी चली आ रही थी। हाँ, यहाँ पर कुछ वैश्यों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। यानी यहाँ पर जो शूद्र को है आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में आर्य कह के पुकारा है, तो संभवतः यहाँ शूद्रों की हालत, स्थिति कुछ सुधरी होगी। किंतु जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्चस्व यहाँ पर भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग इंडिका की बात करते हैं, जो मेगास्थनीज की रचना है, तो इंडिका के अनुसार भारतीय समाज को उन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये सब प्रमुख वर्ग माने जाते हैं। इस दार्शनिक वर्ग में मेगास्थनीज ने ब्राह्मण को रखा, जो ब्राह्मण राजा को सलाह मशवरा देने का काम करते थे और बच्चों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाते थे आश्रम में रहकर, तो ये दार्शनिक वर्ग में आते थे। वहीं ये जो कृषक वर्ग है, यह कृषक वर्ग एक महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है इस काल में, क्योंकि इसके द्वारा जो कर दिया जाता था उसी के अनुसार राजा अपने कार्य प्रणाली को चलाता था। वहीं जो ये पशुपालक वर्ग है, ये पशुपालक वर्ग जो पशुओं को चराते थे, पशुओं को पालते थे, उस वर्ग को पशुपालक वर्ग कहा गया है। इसमें आखेटक वर्ग को भी मेगास्थनीज ने शामिल किया है। मीन्स जो शिकार वगैरह करके यापन करते थे, उसको इस वर्ग में यानी पशुपालक वर्ग में रखा गया है। वहीं शिल्पी वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो शिल्पी वर्ग में जो बढ़ईगिरी, काश्तकारी और लोहारगिरी आदि जो करते थे, मृदभांड वगैरह जो बनाते थे, उन लोगों को शिल्पी के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर सैनिक वर्ग की बात करें, तो सेना में जो भाग लेने वाले होते थे, युद्ध में जो भाग लेते थे, उन लोगों को सैनिक वर्ग में रखा गया। इस वर्ग में शासक वर्ग भी आ जाते हैं। वहीं जो निरीक्षक वर्ग है, तो मौर्य साम्राज्य में निरीक्षण का जो काम करते थे, मीन्स कई पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी राजकाज को चलाने के लिए, तो उन पदाधिकारियों में जो निरीक्षक का कार्य करते थे, उसे इस वर्ग में रखा गया है। वहीं सभासद में जो है सभा में भाग लेने वाले लोगों को रखा गया है, जिसमें विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग यानी दार्शनिक वर्ग इस वर्ग में आते थे। ये हो गए दोस्तों मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था, जिसमें इंडिका के अनुसार समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार इस समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब आगे हम लोग यहाँ की दासों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग इंडिका की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिका में मेगास्थनीज ने दास प्रथा के नहीं होने का जिक्र किया है। मीन्स मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ दास प्रथा नहीं थी। वहीं अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने यहाँ दास प्रथा के अस्तित्व होने का जिक्र किया है। क्योंकि ये दोनों पुस्तकें एक ही समय की है और दासों के अस्तित्व से संबंधित इतना बड़ा जो अंतर है, तो संभवतः ये अंतर का कारण ये हो सकता है
क्योंकि मेगास्थनीज जो है वह यूनान का रहने वाला था, वह यूनानी दार्शनिक था। और उस समय उस काल में जो यूनान, अमेरिका और यूरोप वगैरह में जो दासों की स्थिति थी वह बहुत दयनीय थी। बहुत उनका वहाँ बहुत ज्यादा शोषण होता था, दंडकारी नीति वहाँ उनके लिए अपनाई जाती थी। तो उस स्थिति के अनुसार जो भारतीय दास थे उसकी स्थिति यहाँ बहुत अच्छी थी। मीन्स यहाँ पे दासों को व्यापार का भी अधिकार था, उन्हें पशुपालन का भी अधिकार था, उन्हें कृषि का भी अधिकार था, और कहीं न कहीं वो संपत्ति भी रखने के अधिकारी माने जाते थे। तो कुल मिलाकर यूनानी दास और भारतीय दासों के रहन सहन और उनके अस्तित्व में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो इस वजह से शायद जो दार्शनिक है यूनानी मेगास्थनीज, उनको भारत में दास प्रथा नहीं दिखी होगी। और किंतु चाणक्य ने यहाँ दास प्रथा के होने का वर्णन किया है। अब हम लोग दास प्रथा के बाद यहाँ मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक कह सकते हैं, यानी यहाँ जो स्त्रियों की स्थिति है वो संतोषजनक थी। मीन्स हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि किस प्रकार वहाँ की जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, किंतु उसके बाद जो वैदिक काल आता है तो वहाँ से जो है स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे घटने लगती है, बिगड़ने लगती है। और यह स्थिति मौर्य काल तक आते आते कुछ हद तक सुधरती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ नियोग प्रथा का प्रचलन था, यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन था। यानी कुछ स्थितियाँ, कुछ नियम ऐसे थे इस समाज में जो स्त्रियों के पक्ष में थे। वही कुछ नियम ऐसे भी थे जो स्त्रियों के पक्ष में नहीं थे। जैसे ये वैश्यावृत्ति की प्रथा वहाँ प्रचलित थी। वैश्यावृत्ति को वहाँ राजकीय संरक्षण दिया जाता था और बदले में जो है राजा कर लेता था। वहाँ वैश्याओं को गणिका और रूपा जीवा कहकर संबोधित किया जाता था। वहीं अगर सती प्रथा की बात करते हैं तो इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज ने सती प्रथा का जिक्र किया है। यानी उनके अनुसार जो युद्ध में सैनिक मारे जाते थे उनकी पत्नियां सती होती थी। इस चीज का जिक्र इंडिका में उन्होंने किया है। किंतु जो अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सती प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कुछ स्थितियां स्त्रियों के पक्ष में थी और कुछ स्थितियां स्त्रियों के विपक्ष में थी। तो कुल मिलाकर यहाँ स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। तो ये दोस्तों हमने मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था और मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था को देखा। अब हम लोग मौर्यकालीन जो है राजनीतिक और प्रशासनिक अवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो मौर्य काल है वह पहला एकीकृत, केंद्रीकृत और विस्तृत साम्राज्य माना जाता है, जिसका विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से होते हुए आपका पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के अंतिम छोर यानी यूनान वाले छोर तक इसका विस्तार फैला हुआ था। यानी यह पहला एकीकृत केंद्रीकृत साम्राज्य भारतीय इतिहास का माना जाता है। तो इतने बड़े साम्राज्य को एक राजा चलाता था, वह किस प्रकार चलाता था, उसकी शासन पद्धति किस प्रकार की थी, ये सब जानने योग्य तथ्य है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उस काल में जो है प्रशासनिक, न्यायिक और सेना का जो प्रमुख होता था वह राजा होता था। यानी राजा प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक तीनों का वो हेड होता था। तो क्या वो अकेले इतने बड़े साम्राज्य को चलाता था? नहीं। साम्राज्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, उसके कार्य काज में सहायता देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य का अर्थ मंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री, सेनापति आदि। और ये जो हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो चाणक्य रहते हैं, उनके गुरु भी रहते हैं। तो इसके अलावा यानी अमात्यों के अतिरिक्त कुछ शीर्षस्थ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे राजकाज में राजा को मदद के लिए, जिन्हें तीर्थ कह के पुकारा जाता था। यानी कि राजा के प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए अमात्य और तीर्थों की नियुक्ति की जाती थी। इन अमात्यों में चाणक्य ने 18 अमात्यों की अर्थशास्त्र में जिक्र किया है। वहीं तीर्थ की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो इस तीर्थ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग इन तीर्थ यानी जो शीर्षस्थ अधिकारी है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो समाहर्ता जो होता है शीर्षस्थ अधिकारी,
उसे राजस्व का प्रधान माना जाता था। यानी कि समाहर्ता राजस्व का प्रधान होता था, जो बलि और भाग जो कर होता था, प्रधान कर, प्रमुख कर कहिए उस काल में, वो कर जनसाधारण से ला करके राजा के राजकोष में रखता था। तो यानी समाहर्ता राजस्व प्रधान कहलाता था। वही सन्निधाता जो है वो राजकोषीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। मीन्स जिस प्रकार आज का वित्त मंत्री हमारे यहाँ है, उस प्रकार ही इस कोषाध्यक्ष को कह सकते हैं। वही जो सीताध्यक्ष है, यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। दोस्तों, मौर्य काल में सीता भूमि या सीताध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड माना जाता था। इससे भी बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। ये जो सीता भूमि है, राजा के अंदर जो भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और उसका जो अध्यक्ष होता था उस विभाग का, वो सीताध्यक्ष कहलाता था। वही जो पन्याध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पन्याध्यक्ष जो है वह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। यानी जो चूंकि हमने देखा कि यहाँ आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, तो इस व्यापार का जो हेड होता था, जो संपूर्ण व्यापार को देखता था, पूरे साम्राज्य के व्यापार पर नजर रखता था, उसकी देखभाल करता था, उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था। वहीं एग्रोनोमोई जो है सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। यानी सड़कों के जो निर्माण कराते थे अधिकारी, उन्हें एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो ये थे दोस्तों अमात्य और तीर्थ से संबंधित इस काल की जानकारियां। अब हम लोग इस मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि न्याय का जो प्रधान है वह राजा है। तो चूंकि राजा अकेले इतने बड़े साम्राज्य के न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता है, सबका न्याय वो अकेले नहीं देख सकता है, तो उसने न्याय की व्यवस्था के लिए क्या किया कि 2 प्रकार के न्यायालय अलग अलग प्रांतों में स्थापित किया, जिसमें एक धर्मस्थलीय न्यायालय था, जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। इस दीवानी मामले में जो संपत्ति, जमीन जगह से संबंधित जो विवाद होता था, दीवानी धर्मस्थलीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। और वहीं जो कंटक शोधन न्यायालय है, इसमें फौजदारी मामले की सुनवाई होती थी, जिसमें आपका चोरी, डकैती, मृत्यु, खून आदि से संबंधित जो मामले होते थे, ये फौजदारी मामले कंटक शोधन न्यायालय में निपटाए जाते थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित कर मौर्यकाल साम्राज्य को चलाने का प्रयास किया जाता था। न्याय प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से रखने का प्रयास किया जाता था। वहीं न्यायिक व्यवस्था के बाद हम लोग इस काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर जो गुप्तचर है वह 2 प्रकार के गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा, और ये गुप्तचर संस्था और संचार कहलाते थे। संस्था में जो गुप्तचर होते थे वह किसी एक जगह में रह करके, यानी किसी स्थान विशेष में रह करके राजा के लिए सूचनाएं एकत्रित करते थे, चाहे वह जनसाधारण में राजा के प्रति किस प्रकार की भावनाएं हैं, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, या कहीं कोई आक्रमण की संभावना तो नहीं है। यानी राजा से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं, जब गुप्तचर एक स्थान पर रह करके अर्जित करता था, एकत्रित करता था, तो उस गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। वहीं संचार में उस प्रकार के गुप्तचर आते थे जो घूम घूम कर राजा के लिए सूचनाएं एकत्रित करते थे। तो इस प्रकार जो है गुप्तचरों की मदद से भी राजा जो है अपने राजकाज को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते थे। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा है। यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से पुकारा है। अब हम लोग इसकी सैनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। यानी सैन्य विभाग यहाँ किस प्रकार का था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेना का जो प्रधान होता था वह सेनापति होता था, और ये जो सेनापति है ये सेना की मदद से युद्ध के और राज्य के कार्यकाज को संभालता था, देखभाल करता था। और इस सेना में पैदल घुड़सवार, हाथी, रथ आदि सभी का इस्तेमाल होता था। मीन्स जो पैदल चल करके युद्ध में भाग लेते थे वह पैदल सवार कहलाते थे, जो घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में करते थे वो घोड़सवार कहलाते थे, जो युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करते थे वह हाथी सवार कहलाते थे, और जो रथ का प्रयोग करते थे वह रथी कहलाते थे। तो कुल मिलाकर 6 लाख की सेना का विस्तार का जिक्र उस काल में मिलता है।
यानी 6 लाख सेना के मदद से इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का प्रयास किया जाता था। वहीं मौर्यकालीन मुद्रा की अगर बात करें तो इस काल तक मुद्रा का आविष्कार हो चुका था। मीन्स हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में चूंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस काल तक, तो वहाँ जो व्यापार है वह वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। किंतु इस काल में चूंकि मुद्रा का आविष्कार हो चुका था तो इस वजह से यहाँ व्यापार में आसानी होती थी और यहाँ कई प्रकार के मुद्रा का इस्तेमाल लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा किया जाता था, जिनमें कांसार, पन, सुवर्ण, काकनी, माशक आदि के प्रधान मुद्राएं मानी जाती थी। और इन मुद्राओं का जो निर्माण है सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं से किया जाता था। और मुद्रा से संबंधित इस काल की एक प्रमुख विशेषता यह भी मानी जाती है दोस्तों कि इस काल में जो है कोई धनी व्यक्ति अगर चाहे तो वह स्वयं की मुद्रा का भी निर्माण कर सकता है, बदले में उसे राजा को कर देना पड़ता था। मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों कि यहाँ चोरी करने वाले को प्राण दंड दिया जाता था। मीन्स कर किस प्रकार महत्वपूर्ण था राजा के लिए, यह इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ कर चोरी करने वाले या कर्ज को देने में आनाकानी करने वाले, इससे बचने वाले के लिए प्राण दंड का प्रावधान था। यानी कि अगर कोई राजा को कर नहीं दे, उससे बचने का प्रयास करे तो उसे मृत्यु दंड, प्राण दंड तक दिया जा सकता था। तो इससे यह साबित होता है कि राजा के लिए जो है कर का महत्व कितना था। अब हम लोग मौर्यकालीन प्रांतों के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से राजा शासन प्रशासन को चलाता था। मीन्स राजा तो केंद्र में होता था किंतु संपूर्ण राज्य को वह 5 वर्गों में बांट करके शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता था, जिसमें उत्तरा पंथ जिसकी राजधानी तक्षशिला मानी जाती है, दक्षिणा पंथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी मानी जाती है, वहीं जो प्राची है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र मानी जाती है, वहीं जो अवंती है इसकी राजधानी उज्जैनी मानी जाती है और कलिंग जो इसकी राजधानी तोशली मानी जाती है। दोस्तों ये वही कलिंग है जो अशोक ने कलिंग युद्ध में जीता था, यह उड़ीसा का भाग माना जाता है। तो ये जो प्राची है पाटलिपुत्र यह केंद्र की राजधानी मानी जाती थी, जिस प्रकार आज हमारी दिल्ली है उस प्रकार से ये पाटलिपुत्र उस समय केंद्र की राजधानी थी। तो इस प्रकार 5 प्रांतों में संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को बांट करके राजा शासन व्यवस्था को चलाता था और इन 5 प्रांतों का जो हेड होता था वह राजा का पुत्र होता था और इस पद को ग्रहण करके वह शासन प्रशासन चलाने का प्रयास करता था, उसको सीखने का प्रयास करता था ताकि राजा के बनने के बाद वह इस अनुभव का वो इस्तेमाल कर सके। और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो 2 भागों में विभक्त थी, यानी ग्रामीण व्यवस्था अलग थी और नगरों की व्यवस्था अलग थी। गांव का जो मुखिया होता था वह ग्रामक कहलाता था, वहीं नगर की जो व्यवस्था है वह चूंकि नगरों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता था, वहाँ जनसंख्या अधिक होती थी तो वहाँ शासन प्रशासन अधिक जटिल होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि 6 सदस्यीय टीम गठित करके शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 लोग होते थे, यानी कुल मिलाकर 30 लोगों के द्वारा इस शासन प्रशासन को यानी नगर प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जाता था। सेम इसी प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ सेना के संचालन में भी किया जाता था, यानी 30 सदस्यीय समिति गठित करके सेना और नगर प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जाता था। तो ये थे दोस्तों मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था और मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था और मौर्यकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक अवस्था। दोस्तों इस मौर्यकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहतर ये रहेगा कि आप लोग इसके देखने के बाद ऑब्जेक्टिव का सेट का टेस्ट जरूर लगाएं। मौर्यकाल से संबंधित अगले वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन कला, संस्कृति और जो मौर्यकाल में सम्राट अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।